हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रैंकफिल में। आज के सेशन पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि एशियंट हिस्ट्री है, जो कि आपका कह सकते हैं प्राचीन इतिहास है। कंप्लीट वीडियो वन शॉट वीडियो है, तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जो कि एसएससी 2025 के एग्जाम आने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जिसकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो देखिए, प्राचीन भारत के जो कि ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मुख्यतः 3 स्रोतों से होती है। और वो कौन कौन से स्रोत हैं, तो आपको साहित्यिक स्रोत देखने को मिल जाएगा, जिसमें धार्मिक धर्मोत्तर साहित्य, इसी के साथ आपको दूसरा विदेशी यात्रियों के लेखन विवरण, इसके साथ तीसरा जो है आपके पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो देखिए, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे एक एक चीज को। तो पहले साहित्यिक स्रोत, फिर विदेशी यात्रियों का लेखन विवरण, इसके बाद ही हम तीसरा डिस्कस करेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए, साहित्यिक स्रोत में आपके वेद आते हैं, जो कि आपके ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया और आपकी अथर्ववेद हो गए। ये 4 वेद होते हैं आपके, और आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना होगा ये चारों वेदों को, जो कि ये धर्मोत्तर साहित्य के प्रमुख स्थान पर, धार्मिक एवं धर्मोत्तर साहित्य के प्रमुख स्थान पर रखे जाते हैं, जो कि वेदों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद देखने को मिलता है। वेद भारत का एक प्राचीन, जो कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। क्या है? सबसे प्राचीन आपका धर्म ग्रंथ है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण, जो कि मेरे पास है, देवयान वेद व्यास जी हैं। तो देखिए, आपको नाम भी अच्छी तरीके से याद रखना है। कभी कभी आपसे पूरा नाम पूछ लेता है, तो कभी कभी आपसे वेद व्यास केवल रख देता है, तो आपको नाम भी याद रखना है। अब देखिए, हमने वेद के बारे में देखा, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो देखिए, सबसे प्राचीन वेद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर कौन सा, ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। और सबसे बाद का जो वेद है आपका, वो अथर्ववेद आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा वेद? अथर्ववेद आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ देखिए, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद है, तो आपको यजुर्वेद आपको राइट आंसर लगाना होगा। इसके बाद देखिए, सामवेद को भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो सामवेद मतलब सा से आपको संगीत, संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पुराणों की संख्या कितनी है आपकी? पुराणों की संख्या आपकी 18 है। पुराणों में मत्स्य पुराण, जो कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुराण आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुराणों में, 18 पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आपको मत्स्य पुराण लिखना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुराण कौन सा है, तो आपको मत्स्य पुराण ही लिखना है। इसके साथ देखिए, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित मनुस्मृति मानी जाती है। तो अगर आपसे स्मृति ग्रंथों की बात करता है, तो स्मृति ग्रंथ में आपकी मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीन एवं पुरानी आपकी स्मृति मानी जाती है। अब नारद स्मृति क्या है? तो नारद स्मृति गुप्त काल के बारे में जानकारी हमें देती है। गुप्त काल के बारे में अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के समय की हमें जानकारी कौन देती है? तो नारद स्मृति हमें देती है। इसी के साथ देखिए, जातक, जातक के बुद्ध के पुनः जन्म की कहानी का वर्णन है। जातक में किस कहानी का वर्णन है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो बुद्ध के पुनः जन्म की कहानी का वर्णन है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कथा वस्तु है। कौन सा है? कथा वस्तु, जो कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। और जातक में किसकी कहानी है? तो बुद्ध के पुनः जन्म की कहानी आपको जातक में देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर कथा वस्तु में, जो कि कथा वस्तु किसने लिखी है, तो आपको देखने को मिल जाएगा हीनयान ने कथा वस्तु की रचना की है। अब देखिए, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहासकार कौन से हैं? कल्पसूत्र से ज्ञात किया जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात किया जाता है? तो कल्पसूत्र से ज्ञात किया जाता है। किससे ज्ञात किया जाता है? कल्पसूत्र। किससे? कल्प, कल्प आपको सूत्र से, जो कि जैन धर्म का जो कि प्रारंभिक इतिहास ज्ञात किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विदेश, विष्णुगुप्त कौन से थे? विष्णुगुप्त हम चाणक्य को कहते हैं। चाणक्य द्वारा एक लिखा गया था अर्थशास्त्र, जो कि मौर्यकालीन इतिहास के जो की जानकारी हमें देता है, विषय में जानकारी देता है। तो मौर्य काल के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हम नीचे डिस्कस करेंगे हर एक चीज़ को डिटेल में।
और देखिए यहाँ पर मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब देखिए राजतरंगिणी किसने लिखी, तो राजतरंगिणी जो कि कल्हड़ द्वारा रचित एक पुस्तक है। इसका संबंध किसके विषय में है, तो कश्मीर के इतिहास से लेकर के यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो आपको ये पढ़ना है, अगर आप कश्मीर जाते हैं तो आप ये पढ़ करके जरूर जाइएगा, क्योंकि कह सकते हैं कि कश्मीर के इतिहास के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। राजतरंगिणी जो कि कल्हड़ की एक रचित है, जो कि किससे संबंध रखती है, तो कश्मीर से आपकी संबंध रखती है। अब देखिए विदेशी यात्रियों का लेखन विवरण किस तरीके से यहाँ पर है, तो ये दूसरा आपका पॉइंट हो गया, विदेशी यात्रियों का लेखन विवरण। हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हेरोडोटस किससे कहते हैं, तो हेरोडोटस हम कहते हैं इतिहास के पिता को। इतिहासकार के पिता को ही हम हेरोडोटस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेरोडोटस, जो कि इतिहासकार की पिता है, मतलब इतिहास के पिता है। नियोकस और हमारे पास ओन सिकटस और हमारे पास ओरिस्टोबुलस, ये सिकंदर के साथ भारत आए थे। कौन कौन से 3 लोग थे जो सिकंदर के साथ भारत आए थे, तो आपको ये राइट आंसर लगाना होगा। ये 3 आपके आंसर होंगे और आपको ये राइट आंसर लगाना होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है आपके साथ सिकंदर के साथ कौन भारत नहीं आया, और 4 ऑप्शंस दे देगा, जिसमें से 3 ऑप्शंस तो आपके यही होंगे, एक क्वेश्चन आपका ऑप्शन और दूसरा होगा, तो आपको वो ऑप्शन टिक करना होगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ सकता है। देखिए मैक्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। देखिए मैक्थनीज जो था, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त दरबार के जो कि मौर्य के दरबार में कौन सबसे पहले आया था, तो मैक्थनीज आया था। इसकी पुस्तक कौन सी है, तो इंडिका जो कि पुस्तक है, जिसमें मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के संबंध में यहाँ पर लिखा गया है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पर हर एक चीज़ को डिटेल में समझना होगा। देखिए यहाँ पर डाई मेकलस बिंदुसार के दरबार में आया। कौन बिंदुसार के दरबार में आया, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो मैकस जो कि बिंदुसार के दरबार में आया, इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। तो मौर्य युग से संबंधित किसका विवरण है, तो डाई मैकस का विवरण है। ये किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के दरबार में आया था। अब बात करते हैं चीनी लेखक कौन कौन से हैं। तो चीनी लेखक की बात करते हैं, तो चीनी लेखक अब बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कौन दरबार में आया था, फाहियान, जो कि चीनी लेखक था। अब देखिए ये कि सुग युग 1518 में ये भारत आया था। हैंसोंग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। इसका जो कि भ्रमण विंध्यता सियूकी नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए 2 लोग यहाँ पर चीनी व्यक्ति थे, एक था फाहियान, एक था हमारे पास जो कि सुगयुग, और हमारे पास हैंसोंग। 3 लोग थे जो कि हमारे पास चीनी लेखक थे, जो कि भारत आए थे। तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जो कि सुगयुग आया था 1518 में, और हैंसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसका भ्रमण विद्वता जो कि हमारे पास सियूकी नाम से भी प्रसिद्ध देखने को मिलता है आपको। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पर अरबी लेखक के विषय में डिस्कस करते हैं। तो अरबी लेखक में अल बाउनी जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया। उसकी कृति किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद भारत की खोज के तत्कालीन भारतीय समाज की दशा का वर्णन करता है। आज भी यह पुस्तक इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत देखने को मिल जाएगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किताब उल हिंद किसने लिखा, तो अल बाउनी ने लिखा। जो कि तहकीक ए हिंद किसने लिखा, तो अल बाउनी ने लिखा। ये किसके शासनकाल में भारत आया, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि अरबी लेखक के विषय में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट बहुत बड़ा हो जाता है, पुरातत्विक संबंधी साक्ष्य। इसमें आपको मोहनजोदड़ो देखने को मिलेगा, हड़प्पा देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें इसी में डिस्कस होती हैं, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि आपका प्राचीन इतिहास का है। देखिए 14वीं शताब्दी में जो कि हमारे पास है अभिलेख बोगाज कोई से जो कि वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र के नाम से मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको 1400 ईस्वी में कौन कौन से देवता आपको वैदिक देवता मिलते हैं, तो मित्र, वरुण, इंद्र के नाम से देखने को मिलते हैं। इसके साथ वेशन नगर विदिशा से नाम जिसे हम कहते हैं, प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से मध्य भारत के भगवत धर्म के प्रसार का विवरण देखने को मिलता है। तो भगवत धर्म के प्रसार का विवरण कहाँ से देखने को मिलता है, तो बेशन नगर
बेसन नगर या फिर विदिशा देखने को मिलता है, जिसमें गरुड़ स्तंभ के लेख के मध्य भारत में जो कि भगवत धर्म के प्रसार का वर्णन देखने को मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ पर है? तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में देखने को आपको मिल जाएगा। हाथी गुफा अभिलेख जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, हाथी गुफा अभिलेख जो कि भारतवर्ष के जिक्र आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्का भी कहा जाता है। तो प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? आहत सिक्का भी कहा जाता है। इसे जो कि हमारे पास है कणासत पुराण धड़न एवं वह शतमान भी कहा जाता है। सबसे पहले सिक्के के लेख लिखने का कार्य किसको दिया गया था? तो यवन शासकों ने किया था। सबसे पहले लेख लिखने का कार्य किसने किया था? सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य तो यवन शासकों ने किया था। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? तो आपको बताना है यवन शासकों ने किया था। अब देखिए, इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे आगे। तो समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर वीणा वादक दिखाया गया, इससे उसकी संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो समुद्रगुप्त की मुद्राएं जो थी उसमें वीणा वादक दिखाया गया, इससे क्या देखने को मिलता है? संगीत प्रेमी होने का प्रमाण देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले संगीत प्रेमी होने का प्रमाण कहाँ पर देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा समुद्रगुप्त की जो कि हम कह सकते हैं कि मुद्राओं पर वीणा वादक दिखाया गया है, जिसमें देखने को आपको मिलता है। अब इसी का जो आपका पार्ट है वो है आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि प्रागैतिहासिक काल में लिपि कला का विकास नहीं हुआ था, मतलब यहाँ पर लोग लिखना नहीं जानते थे। ज्ञानी मानव जो कि हम कह सकते हैं होमो होमो सेपियस को इस धरती पर उद्भव 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। मतलब जो कि ज्ञानी व्यक्ति थे, मतलब ज्ञानी विद्वान जो व्यक्ति थे, उनका धरती पर उद्भव 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। इसी के साथ देखिए, मनुष्य में स्थायी निवास की जो कि प्रवृत्ति नवपाषाण काल में ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम एक वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें आपके साथ हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपके नवपाषाण काल से रिलेटेड होगा। तो उसको वीडियो को जरूर देखिएगा, हम आने वाले समय में आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। देखिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का खोज किया? तो तांबा धातु का प्रयोग किया मनुष्य ने सर्वप्रथम। और देखिए, मनुष्य को सबसे पहले कुत्ते को किसको पालतू बनाया? कुत्ते को पालतू बनाया। तो आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि मनुष्य को कुत्ते के साथ कहाँ पर दफनाया जाता था। तो आपको ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के देना है कि कुत्ते के साथ मनुष्य को कहाँ पर दफनाया जाता था, या फिर मनुष्य के साथ कुत्ते को कहाँ पर दफनाया जाता था। ये क्वेश्चन आपसे कह सकते हैं उल्टा पूछ सकता है, लेकिन ये आयोग का गलत क्वेश्चन पूछने का तरीका है। क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहिए कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी था। कौन सा औजार था? कुल्हाड़ी, जो कि मनुष्य द्वारा पहला औजार था। इसी के साथ कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कब हुआ कृषि का आविष्कार? तो आपको नवपाषाण काल में देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी गेहूं एवं जौ की फसल देखने को, सबसे प्राचीन फसल देखने को मिलेगी। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो आपको भारत का सबसे प्राचीन नगर बताना है। तो आपको सबसे भारत का प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो बताना होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। इसी के साथ देखिए यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को किसका सभ्यता कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो अब इसको देखिए हम डिटेल में देखते हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में 1921 में जो कि हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो नामक दो शहरों की या दो नगरों की खोज की गई। ये नगर जो कि हमारे पास, ये नगर जो कि दो पाकिस्तान में है, दोनों नगर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो कि आपको गुजरात में खोजे गए। इसी के साथ भारत में इस सभ्यता से संबंधित स्थानों में लोथल, इसी के साथ जो कि गुजरात में है, रोपड़ जो कि पंजाब में है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में प्रमुख है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले खुदाई कहाँ पर हुई? हड़प्पा में। फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो में कब हुई? 1922 1921। इसके बाद दो नगर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके साथ ही सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहाँ पर खोजे गए? तो गुजरात में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। रोपड़ कहाँ पे? पंजाब में। कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। लोथल देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन बंदरगाह से रिलेटेड पूछता है तो आपको लोथल राइट आंसर लगाना होगा। वहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? लोथल राइट आंसर होगा।
अब देखिए तिथि की बात करते हैं। तो देखिए कार्बन ड्रेसिंग प्रोसेस द्वारा इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसी साथ सिंधु सभ्यता की खोज जो कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इसी के साथ देखिए हम आगे देखते हैं तो नगर और भवन निर्माण के विषय में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए हड़प्पा की खुदाई में दो चीजें बड़ी आकर्षण की। पहला कब्रिस्तान और दूसरी जो कि खत्री या भंडार गृह आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे हम खत्री कहते हैं। खत्री या भंडार गृह जो कि अनाज भरा जाता था यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर स्नानागार भी देखने को मिला और आपको अन्नागार भी देखने को मिला। तो देखिए मोहनजोदड़ो एक पुनः नियोजित नगर था जिसमें भवन पक्की ईंटों की बनी थी, मकान दरवाजे खिड़कियां व रोशनदान लगे थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः वैष्णव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की कौन सी है, तो आपको अन्नागार लगाना होगा। इसी के साथ मोहनजोदड़ो के बीच पक्का ईंटों का बना एक तालाब भी मिला है जो कि विशाल स्नानागार भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर जो कि सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले में घिरा हुआ था। तो देखिए जो कि हम कह सकते हैं कालीबंगा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किले से मतलब कह सकते हैं कि घिरा हुआ कौन सा शहर है जो कि निचला शहर है, तो आपको कालीबंगा राइट आंसर लगाना होगा। इसी के साथ देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक एवं आर्थिक जीवन किस तरीके से था, ये आपकी हेडिंग है और इसमें आपके पॉइंट दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर मात्र जो कि समाज जो कि मात्र संतात्मक था। पर्दा प्रथा एवं वैश्यवृत्ति इस सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को दफनाने एवं जलाने की प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के शासन वर्णित वर्ग का हाथ में था। इसी के साथ यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, मटर, तरबूज आदि की कृषि करते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कौन कौन से क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति का शासन जो कि वर्णित वर्ग के हाथों में था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। समाज कैसा था, तो मात्र सत्तात्मक था। यहाँ पर किस तरीके की प्रथा थी, पर्दा प्रथा में वैष्णवती प्रथा भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कौन कौन सी खेती की जाती थी, तो गेहूँ, जौ, मटर, तरबूज आदि की यहाँ पर कृषि होती थी। सामाजिक एवं आर्थिक जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता के आपके देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ देखिए इस सभ्यता के लोग क्या करते थे, कपड़ा बुनना भी जानते थे। तो कपड़ा बुनने की प्रथा कहाँ पर देखने को मिली, तो सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ पर लोग बैल, भैंस, सूअर, कुत्ते, ऊँट, हाथी आदि जानवर भी पालते थे। बर्तन बनाना, लकड़ी का काम, पत्थर का काम, रत्नों की जड़ाई आदि इसके उद्योग थे। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हथियारों में धनुष, छुरी, भाला एवं कुल्हाड़ी भी देखने को मिल जाएगी। इस सभ्यता के लोग तांबे का प्रयोग ज्यादा करते थे। रंगपुर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन सी चीजें खोजी गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर कौन सी धातु सबसे पहले प्रचलित नहीं थी, तो आपको लोहा राइट आंसर लगाना होगा। लेकिन कौन सी धातु थी, तो आपको तांबा या कॉपर राइट आंसर लगाना होगा। इसी साथ देखिए रंगपुर तथा लोथल से चावल के दाने भी देखने को मिले। तो चावल के दाने कहाँ पर, रंगपुर और लोथल में देखने को मिले, जिसमें धान की खेती के प्रमाण देखने को मिलते हैं। अगर चावल है तो वहाँ पर धान की खेती होती होगी। धान की खेती होती होगी तो यहाँ रंगपुर और लोथल में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ विश्व में सर्वप्रथम यहाँ के लोगों ने कपास की कृषि प्रारंभ की। यूनानियों ने इसका जो कि हमारे पास है सिडारन कहा जाता है। यूनानियों ने इसे क्या कहा, सिडान कहा। मतलब यहाँ पर देखिए कपास की खेती जो कि यहाँ पर सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम कहाँ पर कपास की खेती हुई, तो सिंधु घाटी सभ्यता में। और यूनानियों ने इसे क्या कहा, सीडान कहा। जब यूनानी लोग यहाँ पर आए तो क्या कहा उन्होंने, सीडान कहा। सिंधु घाटी सभ्यता में कला एवं धर्म के विषय में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक आपको मूर्ति देखने को मिलेगी, तो इसके विषय में भी डिस्कस होगा। लेकिन यहाँ पर इस सभ्यता के लोगों को कला का प्रति प्रेम था, जो कि बर्तनों की चित्रकारी और आभूषण से ज्ञात होता है। तो यहाँ पर देखिए बर्तनों में चित्रकारी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि उस सभ्यता में जो कि कला एवं प्रेम का यहाँ पर देखने को मिलता है, कला के प्रति प्रेम देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सबसे अधिक प्रचलित थी। मातृ देवी की उपासना वहाँ पर सबसे अधिक प्रचलित थी। वृक्षों में पीपल देवता की पूजा होती थी। तो वृक्षों में उस समय जो थी वो पीपल देवता की पूजा होती थी। साथ ही बहुत सारे पेड़ों की भी वहाँ पर पूजा देखने को आपको मिल जाएगी। इसी के साथ देखिए यहाँ पर लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इस उनकी सील मोहर आदि से पता चलता है। उनकी अपनी भाषा या लिपि भी थी जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है।
तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा एवं लिपि थी वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसके साथ इस सभ्यता के लोग धरती की उर्वरकता को देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः यह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा स्वास्तिक चिन्ह। लोगों ने कुबड़ वाला साढ़ इस सभ्यता में लोगों के साथ एक विशेष पूजनीय रहा है, जो कि फौता एक पवित्र जो कि पक्षी भी यहाँ पर माना जाता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पवित्र पक्षी कौन है, तो यहाँ पर आ जाएगा फौख्याता। फौख्याता जो कि एक पवित्र पक्षी है। इसी साथ यहाँ पर कुबड़ वाले सांड की भी आपको पूजा देखने को मिल जाएगी, एक पूजनीय सांड था। इसी साथ देखिए वैदिक काल की बात करते हैं। वैदिक काल में जो आपका डिस्कस करना है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में वैदिक सभ्यता का प्रसार हुआ, जो आर्यों द्वारा विकसित की गई थी। आर्यों के कारण ही भारत का नाम आर्यवत देखने को मिला आपको। इसी साथ देखिए वैदिक सभ्यता का कालखंड जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व किया जाता है। आर्य जो कि मध्य एशिया से यहाँ पर आए थे, यह सर्वप्रथम अफगानिस्तान एवं पंजाब में बसे थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आर्य लोग कहाँ से भारत आए, तो मध्य एशिया से भारत आए थे। मतलब कह सकते हैं आर्य जो थे मध्य एशिया से आए थे, जो कि सर्वप्रथम अफगानिस्तान और पंजाब के एरिया में बसे थे। इसके साथ देखिए सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो समाज की व्यवस्था में यहाँ पर पिता प्रधान होता था। इसका सबसे छोटी इकाई परिवार का कुल था, जो इसका जो कि मुखिया होता था, पिता होता था। इसे कुलप कहा जाता था। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा जो कि संस्कृत आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ देखिए आर्य लोग क्या थे कि चार भागों में डिवाइड किए थे। ऋग्वैदिक समाज में चार वर्गों में विभाजित किया गया। इसमें आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आता है। जीवन भर अविवाहित रहने वाले स्त्रियों को अमाजु कहा जाता था। उस समय जो जीवन भर अविवाहित स्त्रियां रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन उस समय नहीं था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ जो कि सोमरस था। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब देखिए आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं। तो आर्यों का जो कि मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि था। तो ये आपकी आर्थिक व्यवस्था से क्वेश्चन है। गाय को न मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया। आर्यों का सबसे प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। इस साथ व्यापार हेतु दूर जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, तो पड़ी कहा जाता था। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन व कृषि। गाय को मारे जाने की प्रथा उस समय नहीं थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। व्यापार हेतु दूर जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली भी वहाँ पर बिजली देखने को मिल जाएगी। इसके बाद देखिए राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं। तो आर्यों में प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में जैसे कुल, ग्राम, विस, जन एवं राष्ट्र में बटी हुई थी। गांव के मुखिया को हम कह सकते हैं ग्रामीण, विस के प्रधान के विस्पत्ति और जन के शासक को राजा कहा जाता था। इसके साथ देखिए उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय जो कि राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा को पद जो कि वंशानुगत होने लगा, अर्थात यहाँ पर राजा का ही बेटा राजा बनेगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर प्रथा देखने को मिल जाएगी। अब देखिए धार्मिक व्यवस्था की बात करते हैं। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में इंद्र जो कि महत्वपूर्ण देवता थे, उन्हें ऋग्वेद में पुरंदर कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बने। आर्य, अग्नि, वायु, रुद्र, सूर्य भी की इनकी भी पूजा की जाती थी। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की जो कि नदियाँ कौन कौन सी थी। तो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम की डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस समय प्राचीन नाम की बात करें तो कुंभ कहा जाता था, और इस समय आधुनिक नाम कुरम कहा जाता है। कुंभा को काबुल कहा जाता है, विस्तता को झेलम कहा जाता है, आस आसनिकी को चीनाव कहा जाता है, पणणी को रावी कहा जाता है, और सतुदी को सतलज कहा जाता है। विपा वि, विपास को व्यास कहा जाता है, और सदानीरा को कड़ंग जो कि हमारे पास है गड़क कहा जाता है। इसी साथ देखिए यहाँ पर जो कि हमारे पास है दमयंती को घाघर कहा जाता है, गोमती को गुमल कहा जाता है, और सुवस्तुतों को स्वात कहा जाता है। इसी के साथ देखिए ऋग्वैदिक देवता कौन कौन से थे। इंद्र को क्या कहा जाता था, किस संबंध से रिलेटेड थे। तो इंद्र जो थे वो वर्षा का देवता कहा जाता था उन्हें। अग्नि को
देवता व मनुष्य के बीच मध्यस्थ कहा जाता था। वरुण को सूर्य जो कि पृथ्वी का निर्माता और समुद्र का देवता कहा जाता था। मारुत को आंधी तूफान का देवता कहा जाता था। गौ को जो कि आकाश का देवता कहा जाता था। उषा को प्रगति एवं उत्थान की देवी कहा जाता था। सोम को वनस्पति देवता कहा जाता था। इस तरीके से आपको यहाँ पर देवता को किस तरीके से क्या कहा जाता था। अश्विन को विपत्तियों को हारने वाला देवता, इस साथ पूषण को पशुओं का देवता, विष्णु को जो कि सृष्टि का निर्माता यहाँ पर माना जाता था। अब देखिए ऋग्वैदिक साहित्य जो आपका वैदिक साहित्य है, इसमें क्या क्या देखने को मिलेंगे क्वेश्चन हैं आपके। आर्यों का धार्मिक साहित्य वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, सूत्र, शास्त्र आदि यहाँ पर ग्रंथ शामिल हैं। शाक्य दर्शन भारत में सभी दार्शनिकों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसमें पहला तत्व प्रकृति आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद में तथा अस्तो माँ सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद अष्टोमा शतक ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। यह मंत्र सवित्री नाम देवता से संबोधित करता है। सरस्वती नामक देवता से संबोधित करता है। अब वेद की बात करते हैं। देखिए वेद का ज्ञान जो कि अर्थ है ज्ञान से है। यह कब लिखे गए ठीक तौर का पता नहीं चला, लेकिन इसमें आर्यों का आगमन एवं बसने का पता चलता है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के बारे में यहाँ पर देवताओं की स्मृति से रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। यजुर्वेद यह कर्मकांड का प्रधान ग्रंथ है। और सामवेद जो कि साम का अर्थ गान से है, सामवेद में भारतीय संगीत के जनक माना जाता है। इसके साथ देखिए यहाँ पर ऋग्वेद जो है इसमें रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय है, गीत, अंधविश्वासों का वर्णन देखने को मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर दर्शन दिए गए हैं, प्रवर्तक दिए गए हैं। तो चार्वक, योग पतंजलि, शाक कपिल, न्याय गौतम, इसके साथ पूर्व मीमांसा जोमिनी, उत्तर मीमांसा जो कि आपका हो जाएगा वादरायण, इसके साथ वैशेषिक कणाद एवं उल्लुक देखने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके जो दर्शन है, आपकी टोटल कितने दर्शन हैं? 2 2 4 2 6 1 7 दर्शन है। तो सातों दर्शन सातों प्रवर्तक आपको देखने को इस जगह पे मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए ब्राह्मण किस तरीके से हर एक चीज को डिटेल में बताया गया है। ब्राह्मण क्या है? ये ग्रंथ जो कि हमारे पास है गद्य में रचे गए हैं। इसमें यज्ञादि संबंधी नियमों का संग्रह है। इसी के साथ आणायक क्या है? इन ग्रंथों का अध्ययन एकांत ग्रंथों में किया गया है, जिसमें इसमें आणायक कहा जाता है। एकांत वनों में किया गया है। उपनिषद क्या है? टोटल आपकी 11 उपनिषद हैं। देखिए जिसमें से यहाँ पर इनकी संख्या 100 से अधिक बताई जाती है, लेकिन 11 उपनिषद अधिक प्रसिद्ध हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है ईश, दूसरा केन, तीसरा कट, चौथा प्रश्न, पांचवा मुंडक और मंडुक, इसके साथ ऐतरेयी, इसके साथ तैत्तिरीय, इसके साथ छंदोग्य, बृहद बृहदारण्यक, इसके साथ इत्येश्वरम। ये सारे आपके हो जाएंगे उपनिषद। वेदांत की बात करते हैं तो टोटल आपके 6 वेदांत हैं। इसमें आपकी शिक्षा, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और कल्प आपको देखने को मिल जाएंगे। 6 वेदांत आपको यहाँ पर देखने को मिल गए। अब देखिए पुराणों की बात करें तो पुराण आपके टोटल 18 पुराण हैं। इसमें सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिए तो बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए रामायण में यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की, जिसे हम चातु विसाती जो कि सहस्त्री भी कहा जाता है। महाभारत महर्षि वेद व्यास ने इसकी रचना की। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता भी है। इसी साथ देखिए भारत के धार्मिक आंदोलन कौन कौन से हैं। देखिए जैन धर्म क्या है? जैन धर्म के संबंधक जो कि हमारे पास है सर्वप्रथम जो कि तीर्थकार ऋषभ देव जी थे। महर्षि जो कि भगवान महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकार थे। महावीर स्वामी का जन्म 1540 में बिहार में वैशाखी के कुट ग्राम में हुआ था। ईसा पूर्व इनका बचपन का नाम धर्म वर्धमान था। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम जो कि हमारे पास है प्रियदर्शना था। महावीर जो कि भगवान महावीर का उपदेश अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया था। इसके साथ प्रथम जैन भिक्षु नरेश जो कि हमारे पास है दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। इसी के साथ जैन तीर्थकारों की जो कि हम कह सकते हैं पहली विभूषी जो महिला थी उनका नाम था चंदना। और जैन तीर्थकारों की जीवनी जो कि चंद्रबहु द्वारा रचित कल्प सूत्र से है।
तीर्थकार वे व्यक्ति हैं जो जन्म मरण से मुक्ति पा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इसके साथ देखिए, जैन धर्म ने अपनी आध्यात्मिक विचारों को शाक्त दर्शन में ग्रहण किया है। इसी साथ 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर स्वामी जी को मृत्यु प्राप्त हुई, जो कि पावापुरी राजगीर में बिहार में प्राप्त हुई, जो कि हमारे पास है 468 ईस्वी में आपको प्राप्त ईसा पूर्व देखने को मिल जाएगी। कालांतर में जैन धर्म के दो जो कि प्रांतों में एक श्वेतांबर व दिगंबर में विभक्त किया गया। श्वेतांबर जो कि सफेद कपड़े धारण करते थे, जबकि दिगंबर पंथ को मानने वाले वस्त्र नहीं पहनते थे। इसी साथ देखिए, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैन संगीतियाँ, संगीत, समय, स्थल और अध्यक्ष मिल जाएंगे। देखिए, प्रथम और द्वितीय। प्रथम आपको मिल जाएगा 322 ईसा पूर्व और द्वितीय आपको 513। ये पाटलिपुत्र में हुआ, ये हुआ बल्लाभी में। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और यहाँ पर अध्यक्ष थे आपकी देवदी और क्षमा, जो कि हमारे पास है श्रवण थी। अब बौद्ध धर्म की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो महात्मा बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिषपुंज भी कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु की लुम्बिनी के नामक स्थान में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया देवी था। इनके पिता जो कि शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। इनका विवाह यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का नाम जो कि राहुल था। इनको 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी साथ देखिए, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। इसमें जो कि हम कह सकते हैं बौद्ध ग्रंथों में धर्मचर्य प्रवर्तक कहा गया। इन्होंने अपने उपदेश आम लोगों को पाली भाषा में दिए थे। इन्होंने अपनी सबसे अधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रवस्ती में दिए। इसी साथ इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। बौद्ध धर्म महा जो कि परिनिर्वत कहा जाता है। आगे चलकर बौद्ध धर्म के रूपांतरण हो गए और नया जो कि संप्रदाय खड़ा हुआ, जो महायान के नाम से जाना जाने लगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत संगीतियाँ दी हैं, समय दिया है, शासन दिए गए हैं। तो बहुत संगीतियाँ में प्रथम है 483 अज्ञान शत्रु शासक था। द्वितीय है 383 जो कि काला शोक शासन था। तृतीय है 255 ईसा पूर्व अशोक शासक था। चतुर्थ है प्रथम शताब्दी कनिष्ठ जो कि शासक था। तो इस तरीके से आपको शासक दिए गए हैं। वैष्णव धर्म की बात करते हैं। वैष्णव धर्म सबसे पहले भगवत धर्म के नाम से भी जाना जाता था। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक भगवान कृष्ण जी थे। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में देखने को मिल जाएगा आपको। इसके साथ देखिए, नाम से प्रसिद्ध है इनकी तुला जो कि मूल बौद्ध धर्म हीनयान कहलाया। महायान बौद्ध धर्म के दार्शनिकों में नागार्जुन एवं अशोक जो कि शोक बहुत प्रसिद्ध थे। बौद्ध धर्म के जो कि हमारे पास है त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ थे। ये तीनों आपके त्रिरत्न में देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ त्रिपिटक क्या है? महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद अपने शिष्यों के उनके उपदेशों के संगीतक करके 3 भागों में बांटा गया। इन भागों को ही त्रिपिटक कहते हैं, जिसमें आपको पिटक का अर्थ होता है पिटारी। 3 भागों में सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपके 3 पिटक हो गए। अब देखिए जातक क्या है? जातक का बौद्ध साहित्य के उच्च स्थान है। जातकों में लगभग 550 कथाएं हैं, जिसमें 12 भागों में संकलित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रतीक दिए हैं, घटना दी गई है, जन्म कमल और सांड। इसके साथ ग्रह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल वृक्ष, निर्माण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। इस तरीके से यहाँ पर आपकी घटना और प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। इसके साथ यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म की अष्टांगी मार्ग, यहाँ पर सत्य विश्वास, यहाँ पर सत्य विचार, इसके साथ जीवोपार्जन की सत्य साधन, सत्य व्यवहार, सत्य वाणी, सत्य कर्म, सत्य स्मरण, सत्य चिंतन। तो ये जो कि बौद्ध धर्म के अष्टांगी मार्ग में सत्य के विषय में यहाँ पर बताया गया है। स्थान की बात करते हैं और अध्यक्ष की बात करते हैं, तो राजगृह जो कि हम कह सकते हैं महाकश्यप, वैशाली जो कि हम कह सकते हैं सर्व कामिनी, पाटिलपुत्र जो कि हम कह सकते हैं मेघालीपुत्र तिस्ता, इसी साथ कुंडलवन जो कि वसुमित्र कह सकते हैं। इस तरीके से भगवान कृष्ण ने वेदों में यज्ञादि कर्म कांडों के स्थान पर भक्ति पूरक जो कि हरि
आराधना को अधिक महत्व दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर शैव धर्म की। तो शैव धर्म क्या कहता है, शैव धर्म के विषय में डिस्कस करते हैं। तो शैव धर्म भगवान शिव की पूजा करने वाले शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। ऋग्वेद में शिव के विषय में रुद्र नामक देवता भी का उल्लेख है। लिंग पूजा पहला वर्णन जो कि हमारे पास है मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। इसी साथ देखिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और इस तरीके से हमने यहाँ पर जल्दी जल्दी बताने की कोशिश की है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको डिस्कस हो। जो भी क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस हो। देखिए पशुपति जो कि संप्रदाय शैव एवं प्राचीन संप्रदाय है, इसमें संस्थापक जो कि लकुलीस थे। इसी साथ लिंगायन संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, इन्हें जगम भी कहा जाता था। कुषाण जो कि शासकों में मुद्राओं के शिव एवं नंदी के साथ एक अंकन प्राप्त हुआ है। कश्मीर में शैव संप्रदाय के जो कि संस्थापक वसुगुप्त थे। तो कश्मीर में शैव संस्थापक कौन थे, वसुगुप्त थे। कुशाक शासकों में मुद्राओं में शिव एवं नंदी के एक संकलन पाया गया है। ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब देखिए महाजनपद काल मगध के विषय में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। महाजनपदों की संख्या 16 थी, जो इस तरीके से है कि जैसे मगध, अंग, मल्ल, नेंदी, वत्स, कुरु, काशी, कौशल, गंधार, वजी, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती एवं कंबोज। इनमें जो कि हमारे पास है अस्मक जो कि गोदावरी नदी के तट में है को छोड़कर शेष उत्तर भारत के हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कि हम कह सकते हैं अस्मक जो है आपका गोदावरी तट में देखने को मिल जाएगा। नहीं तो ये टोटल आपके 16 में से 15 आपके उत्तर भारत के हैं। अब देखिए महाजनपद काल दो तरीके से राज्यों में अस्तित्व में आया, जिसमें राजतंत्री एवं गणतंत्री था। इन गणतंत्रों में सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए जिसे हम पंचमार्ग सिक्के कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए मगध राज क्या होता है। मगध राज सबसे प्राचीन जो कि हम कह सकते हैं वंश के संस्थापक जो कि बृहदत्त थी, जिनकी राजधानी गिरिवज राजगृह थी। राज्य जो कि हमारे पास है संग बृहदत्त का पुत्र था। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन किसका पुत्र था, राजधानी गिरिवज किसकी है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। हर्यक वंश के विषय में देख लेते हैं। देखिए हर्यक वंश में आपका पहला आता है बिम्बिसार फिर अज्ञातशत्रु। बिम्बिसार के बारे में देखते हैं तो बृहदत्त वंश के बाद मगध की हर्यक वंश की स्थापना हुई। इस वंश के संस्थापक कौन थे, बिम्बिसार थे। राजधानी गिरिब्रज जो कि राजगीर थी, इसकी राजधानी थी। अज्ञातशत्रु जो कि मुगल के शासक के बिम्बिसार के जो कि हम कह सकते हैं का पुत्र था, जो कि बिम्बिसार के बाद मगध का शासक बना। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिम्बिसार अज्ञातशत्रु किसका पुत्र था, तो बिम्बिसार का। अज्ञातशत्रु का नाम जो क्या था, तो यहाँ पर कुड़िक था। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अज्ञातशत्रु ने पाटलिपुत्र की नींव रखी। अज्ञातशत्रु की हत्या करके उनका पुत्र उदयंती जो कि 461 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयंती का पुत्र जो कि हमारे पास है नागदशक था। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके साथ देखिए शिशुनाग क्या कहता है। शिशुनाग वंश क्या है, तो शिशुनाग वंश जो कि 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व है। देखिए नाग दशक को उनकी आत्मक शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व से जो कि अब दशक करके मगध के शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो कि पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली स्थापित की। इसी साथ देखिए हम देखते हैं तो यहाँ पर शिशुनाग का उत्तरदायित्व तो काला शोक पुत्र राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। इसी साथ शिशुनाग वंश की अंतिम शासक जो कि नंदीवर्धन थे। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिशुनाग का अंतिम शासक कौन था। शिशुनाग का आत्मत शिशुनाग, इस तरीके से शिशुनाग की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर क्या रखी गई, उत्तराधिकारी कालाकोस पुनः राजधानी में पाटलिपुत्र ले गए। इस तरीके से अब देखिए नंद वंश के विषय में देख लेते हैं। तो नंद वंश की स्थापना महापद मन नंद ने की थी। अनंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। वह सिकंदर के समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य को पराजित करके मगध के मौर्य वंश की स्थापना की। यह नंद वंश का समय है 345 से 322 ईसा पूर्व। नंद वंश का समय। सिकंदर की बात करते हैं तो सिकंदर का जन्म देखिए 356 ईसा पूर्व हुआ था। इनके पिता का नाम जो कि हमारे पास है फुलिप था। इन्होंने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर था। सिकंदर और पोरस के मध्य 326 ईसा पूर्व में हाइडो स्पीच का युद्ध हुआ, जो कि तेजस्ता का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर की मृत्यु 322 ईसा पूर्व बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। अब देखिए मौर्य साम्राज्य के विषय में देखते हैं तो 322 से 384
देखिए 323 से 184 सिकंदर के आक्रमण के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंदों को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो देखिए मौर्य साम्राज्य 323 से लेकर के 184 तक रहा। देखिए सबसे पहले चंद्रगुप्त विषय में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की गद्दी में 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन धर्म के गुरु जो कि भृगुबाहु को दीक्षा दी थी। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। इसी के साथ मैक्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। उसके इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 में श्रवण बेल गोला कर्नाटक के उपासक में हुई थी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। देखिए बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो कि मृत्यु के बाद उनका पुत्र था बिंदुसार, जो कि कह सकते हैं कि 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार का जो कि अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। इनका अर्थ है कि शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को जो कि सिंह सेन कहा जाता है। सीरिया के शासक जो कि हमारे पास है अरियोकस और डायमेकस ने बिंदुसार के दरबार में भेजा गया। अशोक के विषय में अब देख लेते हैं। तो अशोक जो था बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र था अशोक, जो कि मौर्य साम्राज्य का शासक बना। राजगद्दी में बैठते समय अशोक ने अवंती का राज्यपाल था। अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में नरसिंहहार को दुखी होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। देखिए यहाँ पर उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण कराया। अशोक के शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने किया? अशोक ने। अशोक के बौद्ध स्तंभ का प्रचार अपने पुत्र के महेंद्र एवं पुत्री संग जो कि मित्रा ने श्रीलंका में भेजा। अशोक ने अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पढ़ा था। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। उसकी जो कि हम कह सकते हैं कि हत्या पुष्य मित्र सुग ने की थी और मगध के सुग वंश की स्थापना शुरू की। अर्थात सुग वंश के राजा सबसे पहले कौन से थे? तो पुष्यमित्र सुग ने की थी। वह ब्राह्मण था। सुग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा से स्थापित की। सुग जो कि मित्र सुग के समय की प्रमुख घटना जो कि हमारे पास है यवनों का आक्रमण था। सुग वंश का 10वां अंतिम शासक देव जो कि भीति था। इसके साथ देखते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो आंध्र सातवाहन वंश कौन सा था? तो आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक था। गौतमी पुत्र जो कि साकृति इस वंश के महान शासक थे। इनकी राजकीय भाषा जो कि प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मणी थी। सातवाहन काल के जो कि हमारे पास है बडोज पश्चिमी तट का जो कि हम कह सकते हैं क्या था? तो पश्चिमी तट का सर्वाधिक प्रसिद्ध बंदरगाह था, जिसे यूनानी जो कि हम कह सकते हैं लेखक बोरी गाजा कहते हैं। सातवाहनों का जो कि हम कह सकते हैं कि समाज जो कि मात्र सात आत्मक था। अब बात करते हैं विदेशी आक्रमण की। भारत में आक्रमण करने वाले विदेशियों में से हम पहले बात करते हैं हिंदी यूनानी शक और पहलव और इसके साथ कुषाण। तो हिंदी यूनानियों की बात करते हैं तो सबसे पहले आक्रमण बैक्टिया के जो कि शासक जो कि हमारे पास है डियोमिटियस ने किया था। इसके शासक ने अपनी राजधानी बनाया। इसे ही यूनानी केंद्र की जो कि हमारे पास है बैक्टियोई यूनानी कहा जाता है। हिंदी यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात जो कि हमारे पास है जो कि मिनांडर हुआ। इसके साथ मिनांडर ने नाग के से बौद्ध धर्म की जो की शिक्षा ली। इसके साथ भारत में सबसे पहले हिंदी यूनानियों ने सोने की सिक्के जारी किए थे। इसके साथ देखिए शक के विषय में देख लेते हैं। भारत में जो कि शक पूर्वी ईरान के रास्ते आए थे। इन्हें जो कि हमारे पास सीतियन भी कहा जाता है। भारत में पश्चिमोत्तर भाग में बसने वाले शकों के स्वयं को सच्छत्र कहा गया। शकों को सबसे प्रतापी शासक जो कि हमारे पास है रुद्र दामन प्रथम था। वह संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी था। इसी के साथ आइए देखते हैं तो कुषाण वंश क्या है। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल जो कि हमारे पास है डग फीसस था जो कि कुशाक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्ठ था और वह 78 वर्ष की ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। कनिष्ठ का प्रथम जो कि राजधानी पुरुषपुर जो कि पेशावर की दूसरी राजधानी मथुरा थी। देखिए कनिष्ठ की प्रथम राजधानी थी पुरुषपुत्र और दूसरी राजधानी थी मथुरा। इस साथ कनिष्ठ ने 78 में एक समझौता चलाया जिसमें शक का शक सम्मौत कहा गया, जिसे भारत सरकार द्वारा आयोग में लाया गया था। कनिष्ठ बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्ठ के दरबार में कई विद्वान दार्शनिक रहते थे।
इन्हें वसुमित्र, चाणक्य, नागार्जुन, पार्श्व, अग्निमित्र, अश्वमेध प्रमुख थे। इसी साथ देखिए चाणक्य जो था कनिष्ठ का राजवैद्य था, जिसे चरक संहिता के नामक पुस्तक लिखी थी। बाद में गांधार कला का विकास कनिष्ठ के काल में हुआ था, उसे पेशावर का स्तूप बनाया गया। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए संगम युग क्या है। मौर्य काल के दक्षिण भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के पास तीन छोटे छोटे राज्य जैसे चोल, चेर और पांडव थे। इन्हें समकालीन राज्य एवं इस युग के संगम युग भी कहा जाता है। संगम से तात्पर्य तमिल कवियों के संग से है। देखिए चोल राज्य क्या है। चोल राज्य जो है आपका संगम कालीन राज्यों में चोलों का सबसे पहले उद्गम हुआ। चोल राज्य की चोल मंडलम या कोरोमंडलम के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्राचीन चक्र जो चिन्ह था वो बाघ था। कार्यकाल एवं कोछड़ो चोलों के प्रसिद्ध शासक थे। अब देखिए चोर वंश की बात करते हैं। चेर वंश, चेरों का प्रथम शासक जो कि हमारे पास उदयंती जेरल प्रथम था। इस वंश का प्रतीक चिन्ह जो कि धनुष था। चेर राज्यों में कोचीन, उत्तरी श्रवणकोर और दक्षिणी मालाबार क्षेत्र सम्मिलित थे। चेर राज्यों में दो राजधानियां थीं जैसे बीज और तेड़ी। इसी साथ सेन गोटावन चेरी का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जो कि परी का अंतिम चेर शासक माना जाता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पांडव राज्य, देखिए पांडव राज्य जो था चोल राज्य के दक्षिण की कन्याकुमारी से लेकर के जो कि आप फैला हुआ था, यहाँ पर कोराकी का तक फैला हुआ था। यहाँ पर मदुरकी इस राज्य की राजधानी थी। इसका प्रचित चित्र जो था मछली था। इस वंश के शासक जो थे मैंडियो को मानते हैं, किंतु इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। इसी साथ दान पात्र के अनुसार यहाँ पर पल्लांडे एवं मडुकू दुनी प्रथम ऐतिहासिक राजा थे, क्योंकि इनके जो हम कह सकते हैं नडियोर की तुलना इनकी ऐतिहासिकता अधिक प्रभावित हुई। गुप्त वंश की बात करते हैं। गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि आपको 322 से 320 से 335 ईसा तक देखने को मिल जाएगा। देखिए गुप्त वंश का प्रथम जो कि महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था, 320 गद्दी पर बैठा 320 में। इसी के साथ हम बात करते हैं चंद्रगुप्त जो कि आपका प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 तक देखने को मिल जाएगा। चंद्रगुप्त को गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम कहा जाता है। 320 में गद्दी पर बैठे। इसमें 23वीं राजकुमारी जो कि कुमार देवी से विवाह किया गया। इसमें जो कि हमारे पास है महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 में गुप्त संवत आरंभ किया था। इसी के साथ समुद्रगुप्त 335 से 375 देख लेते हैं, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना, जो कि महान विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाया। इन शासकों की कला एवं संस्कृति का बहुत ही बड़ा विकास हुआ। सिक्कों पर समुद्रगुप्त ने वीणा बजाने हुए दिखाया गया। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था वो हरिशेष था। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। वह 380 में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त वंश के राजा उन्नति की चरण सीमा पर था। यात्री जो कि चीनी यात्री फाहियान इसके शासनकाल में भारत आया। इसके दरबार में 9 विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। नवरत्नों में कालिदास कवि तथा नाटककार थे। वृहदकर जो कि हमारे पास है धन्वंतरी, और प्रसिद्ध चिकित्सक अमर सिंह संवरक सकु एवं वर्ची के जो कि बेताल भट्ट थे। तो यहाँ पर देखिए शंकु जो कि वर्ची और बेताल भट्ट थे, ये सारे आपके कवि देखने को मिल जाएंगे। चिकित्सक धन्वंतरी आपको देखने को मिल जाएंगे। कुमार गुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनका पुत्र कुमार गुप्त गद्दी पर बैठा। इसका शासन शांति एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इनके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में आया। स्कंदगुप्त की बात करते हैं तो 455 से लेकर 470 ईसा तक है। इस गुप्त वंश का अंतिम शासक था। स्कंदगुप्त ने जो कि सकादित्य की उपाधि की धारण की थी। अब बात करते हैं गुप्त काल में समाज एवं संस्कृति कैसी थी। तो गुप्त काल में सती प्रथा का सर्वप्रथम परिणाम इसी काल में भानु गुप्त के धरण अभिलेख में मिलता है। गुप्त सम्राट में कई प्रांतों में बांटा गया, जिसमें पोते भी कहते हैं। शासकों में प्रमुख जो कि परामर्शदाता कुमार जो कि मैत्स्यायन को माना जाता है। इसी साथ आइए डिस्कस करते हैं। तो प्रांतों में कई जिलों में बांटा गया, जिसे विषय कहा जाता है। विषय का सबसे महान बड़ा पदाधिकारी जो कि विषय वस्तु था। प्रत्येक विषय में जो कि कई ग्राम होते थे, जिसका सबसे बड़ा अधिकारी ग्रामपति होता था। गुप्त शासक वैश्रवण था, उसका राजकीय चिन्ह गरुड़ था। इसी साथ आइए देखते हैं। तो यहाँ पर गुप्त काल में जैन जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। उज्जैन जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था गुप्त काल के समय।
गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक जो कि स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार भी कहा जाता था। कला एवं संस्कृति के विकास में इस काल ने स्वर्ण युग कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही देखने को मिला। गुप्त काल का राजकीय जो कि भाषा प्राकृतिक थी। गुप्त काल में बाघ की गुफाओं का निर्माण हुआ। गुप्त काल में श्री विष्णु के पंच तंत्र जो कि संस्कृत लिखी। गुप्त काल में भारत के शुक्र का जो कि आविष्कार हुआ और दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। बात करते हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल के विषय में डिस्कस करते हैं तो गुप्त वंश के पतन के बाद जिन राजवंशों का उदय हुआ उन्हें कन्नौज के जो कि हम कह सकते हैं मैखारी, पल्लवी एवं मैत्रक, मगध की परवर्ती वंश, बंगाल का गौड़, थानेश्वर की पुष्य भूति वंश, बल्लवी की जो कि भोजक वंश प्रमुख थे। तो इस तरीके से आपको गुप्तोत्तर काल में क्या क्या प्रमुख था ये बता दिया गया। अब हर्षवर्धन के विषय में डिस्कस करते हैं। 600 से 606 से 647। तो ये देखिए आपका रैपिड फायर क्वेश्चंस आपके बताए जा रहे हैं बहुत ही स्पीड में। तो हर्षवर्धन ने 16 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बैठा। उसने जो कि शिलादित्य की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन के शशांक को पराजित करके कन्नौज का अधिकार कर लिया और उसने अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसी साथ बात करते हैं तो यहाँ पर हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसका अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके राजकवि बारभट्ट थे और इन्होंने हर्षचरित कादम्बरी पुस्तक भी रचना की थी। चीनी यात्री हैंसोंग इसी के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत आया? तो हर्ष से हैंसोंग। तो इसी के समय में नालंदा विश्वविद्यालय ने अपनी चरण जो कि व्याख्याति पर था। हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें थी, रत्नावली, प्रियदर्शना और नागानंद। ये जो कि हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें लिखी थी। पाल वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। गोपाल ने विक्रमाशिला महाविश्वविद्यालय की स्थापना की थी और उन्होंने अपनी जो उसकी राजधानी थी मुंगेर बिहार थी। देखिए रामपाल पाल वंश के अंतिम जो कि शक्तिशाली शासक थे। जो कि रामपाल जो कि अंतिम शक्तिशाली शासक थे और पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो 3 जो कि पाल वंश के थे, गोपाल, धर्मपाल और रामपाल, जिन्होंने रामपाल ने जो कि अंतिम शक्तिशाली शासक थे और धर्मपाल जो कि विक्रमाशिला जो कि विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के राजवंश। तो देखिए चालुक्य राजवंश क्या है। तो चालुक्य राजवंश का देखते हैं तो 450 से 1189 तक है। चालुक्य राजवंश जो कि गुर्जर दरबार की इस वंश के संस्थापक थे। इस वंश के राजा जो कि हमारे पास है पुलकेशिस प्रथम और पुलकेशिस द्वितीय थे। इन्हें पुलकेशिस द्वितीय या चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा भी कहा जाता है। इसकी राजधानी आपको बदामी थी देखने को मिल जाएगी। कैटियस द्वितीय ने हर्षवर्धन को नालंदा नर्मदा के तट पर हराया था और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसे जो कि दक्षिणापतेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। देखिए पुलकेशियर जो कि हमारे पास द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर हराया था। इसके साथ परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसी साथ देखिए दक्षिणोत्तर की उपाधि भी धारण की थी। चालुक्य वंश कल्याणी का सबसे प्रतापी जो कि शासक विक्रमादित्य जो कि षष्ठ था। इसी साथ बिल्लड़ और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे। इसी साथ आइए बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए मित्र छरा की रचना जो कि हमारे पास है विज्ञानेश्वर ने की थी। अब आइए बात करते हैं पल्लव वंश की। तो पल्लव वंश 575 से 897 ईसा पूर्व देखने को मिल जाएगा। इस वंश की स्थापना जो कि सिंह विष्णु ने की थी। यह वंश तेलुगु के पालघाट जिले में विकसित हुआ था। इसकी राजधानी कांची थी। इसी साथ पल्लव वंश के शासक जो कि हमारे पास है महेंद्र वर्धन प्रथम, नरसिंह वर्धन प्रथम, इसी साथ महेंद्र वर्धन द्वितीय, परमेश्वर वर्धन प्रथम, नरसिंह वर्धन और नंदी वर्धन द्वितीय। ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ मेरू पाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्धन द्वितीय ने कराया था। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण और नरसिंहवर्धन द्वितीय ने कराया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। पल्लव वंश का अंतिम शासक जो कि अपराजित अपराजित वर्मन था। तो देखिए इस तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे पूछ सकता है। कांची का निर्माण किसने कराया, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया, वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने कराया, कांची का जो कि आपका कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो ये आपके तीनों क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा आपका। देखिए नंदीवर्धन जो था वो मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किया, जो कि कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया।
और पल्लव वंश का अंतिम शासक जो कि अपराजित वर्मन था। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए राष्ट्रकूट के विषय में देख लेते हैं। तो राष्ट्रकूट जो आपका वंश चला वो 752 से लेकर के 997 ईसा पूर्व तक चला, 93 सॉरी 73 ईसा पूर्व तक चला। देखिए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो कि दंतिदुर्ग 552 में हुआ था। राष्ट्रकूट पहले चालुक्यों के सामंत थे। कृष्ण समाज के शासक में एल्लोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था। इसकी राजधानी मनफिर या फिर मान खेत थी। इसी के साथ आइए बात करते हैं तो इस वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कृष्ण जो कि तृतीय था। अब बात करते हैं चोल वंश। चोल वंश जो कि 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक चला। 9वीं शताब्दी से 900 शताब्दी से 1200 शताब्दी तक चला। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था जिसकी राजधानी तंजापुर या तंजौर थी। महाराज प्रथम ने तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर को बनवाया था। चोल शासकों का पास जो था वृहद नौसेना थी। स्थानीय स्वशासन चोल जो कि प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। तो इसी के साथ हम यहाँ पर देखिए चोल वंश की इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं। चोल वंश के भूमिकर उपज की 1/3 भाग हुआ करता था। चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण जो कि बंदरगाह जो कि हमारे पास कावेरी पट्टनम था। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। तो इस तरीके से यहाँ पर चोल वंश का अंतिम शासक देख लिया। अब देखते हैं सीमावर्ती राजवंश सेन वंश कौन था। सेन वंश के विषय में डिस्कस करते हैं। तो हर एक वंश के विषय में हमने डिस्कस किया। जो भी आपके डाउट है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन उठते हैं वो सारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। देखिए सेन वंश की स्थापना जो कि सामंत देव था, जिसे इस वंश की स्थापना राड भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पर इस स्थापना की वंश की स्थापना की कह सकते हैं रॉड भी कहते हैं। इसकी राजधानी जो कि हमारे पास है नदिया या लखनौती थी। देखिए लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। इसके दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव जो कि हत्या युद्ध एवं पवन दूत के लेखक ध्याई एवं आर्य शताब्दी के लेखक जो कि हमारे पास एक गोवर्धन थे। तो देखिए यहाँ पर गोवर्धन ने किसकी किसकी लेखक किस क्या क्या लिखा। तो गोवर्धन ने लिखा था पवन दूत के लेखक ध्याई एवं आर्य शताब्दी के लेखक गोवर्धन थे। और देखिए जयदेव हत्या युद्ध यहाँ पर गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे और हत्या युद्ध पवन दूत ध्याई आर्य एवं शताब्दी के लेखक गोवर्धन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कश्मीर के राजवंश के विषय में। तो देखिए 627 ईसा पूर्व में यहाँ पर दुर्लभधन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में काकोट वंश की स्थापना की। दुर्लभवर्धन के शासनकाल में हेनसांग ने कश्मीर यात्रा की। काकोट वंश की सबसे शक्तिशाली राजा जो कि हमारे पास है ललितादित्य जो कि मुक्ता पीड़ थी। इसी के साथ आइए बात करते हैं। तो काकोट वंश का बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश की स्थापना अवंती वर्मन था। उत्पल वंश के बाद कश्मीर को लाहौर वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक संग्राम राज था। लोहार वंश के शासक जो कि हर्ष कई भाषाओं का जो कि हम कह सकते हैं ज्ञाता था। कल्लड़ वंश का अस्तित्व कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। अब बात करते हैं गुप्त वंश के विषय में, राजपूत वंश के विषय में जो कि गुंजर प्रतिहार वंश था। गुंजरों का शाखा से संबंधित होने के कारण इसे गुंजर प्रतिहार वंश कहा जाता है। मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम जो कि 730 से 756 में गुंजर वंश के संस्थापक बने। इस वंश की सबसे प्रतापी राजा जो कि महिर भोज थे। इसमें जो कि हमारे पास है आदि वाराह की उपाधि धारण की। महिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाया। राजशेखर जो कि प्रतिहार शासक के महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे, जिन्हें हम कपूर मंजरी या काव्य जो कि मीमांसा हर विलास की रचना की थी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कपूर मंजरी काव्य मीमांसा और हर विलास की रचना राजशेखर प्रतिहार के दरबारी कवि जो कि महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे इन्होंने की थी, जो कि राजशेखर ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक जो कि यशपाल था। अब बात कर लेते हैं चाहेमान या चौहान वंश के संस्थापक। चौहान वंश के संस्थापक जो कि वासुदेव था। इसकी राजधानी जो कि हमारे पास है अहिंसक छत्र थी। अजय राज तृतीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसकी राजधानी बनाया। इसी साथ पृथ्वीराज तृतीय ने इस वंश का अंतिम शासक था चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। इसके दरबारी कवि थे। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके साथ देखिए रणभंग थम्बोर ने जैन मंदिरों के शिखर
पर पृथ्वीराज तृतीय ने ही बनवाया था। तो जैन मंदिर का जो शिखर था वो किसने बनवाया था? रणथंभौर में। तो पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी ने के मध्य लड़ा गया, जिन्होंने पृथ्वीराज को जीत दिलाई, अर्थात इसमें पृथ्वीराज की जीत हुई। और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया, जिसमें गौरी की जीत हुई। तो सबसे पहले तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई? पृथ्वीराज की। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? मोहम्मद गौरी की। और दोनों युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया। इसमें 101 था 1191, एक था 1192। अब देखिए परमान वंश। परमान वंश का जो संस्थापक था उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। परमान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो कि राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर झील का निर्माण कराया था। राजा भोज के समय में धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसी साथ हम बात करते हैं तो राजा भोज ने चित्तौड़ की, जो कि हम कह सकते हैं त्रिभु त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। राजा भोज ने कपिल राज की उपाधि भी धारण की। अब बात करते हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक जो था नन्नुक था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक था। इसकी राजधानी क्या थी? खजुराहो थी। इस वंश के प्रथम जो कि स्वतंत्रता और सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन थे। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था और विष्णु की प्रतिमा की भी स्थापना यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसी साथ देखिए परमल चंदोलों का अंतिम प्रमुख शासक था। परमल जो कि चंदोलों का अंतिम प्रमुख शासक था। आला और उदर नामक दो प्रसिद्ध सेनानायक इसी के थे। चंदोलों के समय में खजुराहो में लगभग 30 मंदिरों का निर्माण कराया गया था। तो 30 मंदिरों का निर्माण कहाँ पर कराया गया? खजुराहो में। किसके द्वारा? चंदेलों के द्वारा कराया गया। सोलंकी वंश क्या है? सोलंकी जो वंश है इसके संस्थापक मूलराज प्रथम था। भीमदेव प्रथम इस वंश के सबसे प्रतापी जो कि शक्तिशाली राजा थे। भीमदेव प्रथम के शासनकाल में जो कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और ये सबसे पहला आक्रमण था जो कि कह सकते हैं कि जो कि मुगलों द्वारा किया गया था। इसी साथ देखिए भीमदेव ने सामंत विमल में आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जो कि जैन मंदिर भी बनवाया था। भीमदेव ने जो कि सीमंत विमल के आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को भी बनवाया था। तो जैन मंदिर किसने बनवाया? भीमदेव ने बनवाया। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीमदेव द्वितीय को माना जाता है और यहाँ पर माना जाता नहीं, द्वितीय ही थे अंतिम शासक जो कि सोलंकी वंश के अंतिम शासक थे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखिए आपका प्राचीन इतिहास जो है क्या प्राचीन इतिहास हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इस इस तरीके से हमने यहाँ पर देखिए प्राचीन इतिहास जो है यहाँ पर प्राचीन इतिहास को डिस्कस किया, जो कि प्राचीन इतिहास का वन शॉट वीडियो है और क्विक रिवीजन यहाँ पर हमने देखने को पाया, ताकि जो आपके एसएससी का एग्जाम आने वाला है अगर आप उसमें से अगर आपने इतिहास नहीं पढ़ा तो आप इसको क्विक रिवीजन के रूप में पढ़ सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से जाकर के भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की। अब देखिए हमने यहाँ पर आपके साथ प्राचीन इतिहास डिस्कस किया। अब अगला वीडियो जो आपका आएगा वो आपका आएगा मध्यकालीन इतिहास के विषय में। तो मध्यकालीन इतिहास के विषय में आपका अगला वीडियो आने वाला है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी कमेंट बॉक्स में डाउट है, किसमें कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं, तो उसका रिप्लाई आपको तुरंत दिया जाएगा। और देखिए वन शॉट वीडियो का रिवीजन आपको बहुत ही होपफुल या फिर अच्छा लगेगा जब आप एग्जाम में पहले आप इसे पढ़ करके जाएंगे। आपका जो अगर 2 की स्पीड में देखेंगे, अगर हमने यहाँ पर 2 की स्पीड में ही आपको पढ़ाया है, अगर आप 2 की स्पीड में नहीं देख करके अगर आप सिंपल से भी देखेंगे तो आपको सिंपल से भी देखने पर आपको कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा और आपका प्राचीन इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर हर एक चीज़ को डिस्कस किया है। किस वंश को, हर एक वंश को डिस्कस किया, कोई भी वंश हमने नहीं छोड़ा। और इसी के साथ यहाँ पर हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया। इसी तरीके से हम यहाँ पर आपके साथ जो कि मध्यकालीन इतिहास के विषय में भी डिस्कस अगले वीडियो पर करेंगे। और देखिए इसकी एक आपको कह सकते हैं कि क्वेश्चंस की सीरीज लाई जाएगी। इसमें आपको 200 प्लस क्वेश्चंस एक वीडियो पर ही बता दिए जाएंगे। क्विक रिवीजन के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले फ्यूचर में ये चैनल आपके लिए बहुत ही सपोर्टेबल होगा। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।